नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 2 यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है इसमें हमने कौन कौन से इकोनॉमिक के बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है क्या कहलाती है। बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेपो रेट। आप याद रखिएगा, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वह दर होता है जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि रेपो रेट। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आईपीओ का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है कि क्या होता है। आईपीओ का पूरा नाम आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो आईपीओ का पूरा नाम होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यह आईपीओ होता क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा, जब किसी कंपनी द्वारा अपने शेयरों की बिक्री आम जनता के लिए पहली बार की जाती है तब इसे प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि आईपीओ के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपीओ का पूरा नाम इनिशियल पब्लिक ऑफर, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है, सामने आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, यह जो है भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह है। तो इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रुपए का जो वर्तमान में प्रतीक चिन्ह है इसको डिजाइन किया गया था डी उदय कुमार के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डी उदय कुमार ने भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह को डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट की जो अवधारणा है किसने प्रतिपादित की थी? शून्य आधारित बजट की जो अवधारणा है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो पीटर पैहर के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पीटर पैहर ने पहली बार शून्य आधारित बजट की जो अवधारणा थी उसको प्रतिपादित किया था। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है कितनी बार किया गया था? भारतीय रुपए का अवमूल्यन कितनी बार किया जा चुका है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन जो यहाँ पे डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 बार। कब कब? तो ये चीज़ भी आप याद कर लीजिएगा। भारतीय रुपए का जो अवमूल्यन है यह पहली बार 1949 में हुआ, फिर 1966 में हुआ और फिर 1991 में। ये 3 बार भारतीय रुपए का डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है? जीएसटी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 जुलाई, आप याद रखिएगा, प्रतिवर्ष 1 जुलाई का जो दिन है भारत में जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब 1 ही जुलाई को यह जीएसटी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था, जिस कारण से भारत में 1 जुलाई का जो दिन होता है जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तथा जीएसटी से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन अधिनियम है वह 102वां है। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह जीएसटी से रिलेटेड है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तथा जो जीएसटी है यह एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। किस कर का? तो यह जो है एक अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट कर का, टैक्स का एग्जाम्पल है। तो ये सारा फैक्ट आपको याद रखना है। तथा 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। तो उस समय आप लोग याद रखिएगा, जिस वर्ष में जीएसटी को लागू किया गया था 2017 1 जुलाई को, उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पेमेंट बैंकों का गठन कौन सी समिति की अनुशंसा पर किया गया था?
जो पेमेंट बैंक वर्तमान में आप देख रहे होंगे, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गए, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, तो इन सब की जो स्थापना है, इन सब के गठन के लिए कौन सी समिति ने अनुशंसा करी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नचिकेत मोर समिति। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नचिकेत मोर समिति। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो स्थापना है यह 1875 में करी गई थी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एशिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में स्थापित किया गया था 1875 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो आप लोग याद रखिएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक यानी कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म्स हैं, एलपीजी यानी कि लिबराइजेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्विकरण यानी कि एलपीजी के जो सुधार हैं, रिफॉर्म है, ये 1991 में लागू किए गए थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कर का एग्जाम्पल है? इसमें से कौन सा एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संपत्ति कर। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है 100% सही हो जाएगा। संपत्ति कर एक डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप डिटेल को भी देख सकते हैं। तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं? तो हमारा इनकम टैक्स प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, आयकर, कारपोरेट कर, संपत्ति कर, भाग कर और उपहार कर, ये सभी आपके डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आते हैं। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बढ़िया उदाहरण आपका जीएसटी होता है, यानी कि जो जीएसटी है हमारा, ये एक अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? किस देश के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को सबसे पहले लागू किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। ऑप्शन ए आपका सही है। भारत जो है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मेंबर कब बना था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत कब बना था? तो 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है सबसे पहले लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इनको जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है। तो मनमोहन सिंह जी को ही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हीं का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिस वर्ष में एलपीजी रिफॉर्म्स हमारे देश में आए थे, तो उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, पूरे एशिया का जो पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है यह गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था। गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था 1965 में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब करी गई थी? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। पूछा क्या गया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है कब करी गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है यह करी गई थी 1921 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो सारे डिटेल आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। जो 3 बैंक थे पहले से स्थापित, जैसे 3 प्रेसिडेंसी बैंक जैसे बंगाल, मद्रास और मुंबई, तो ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे इनको आपस में मिलाकर ही बाद में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1921 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ ले कि किन किन बैंकों को आपस में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी, तो 3 प्रेसिडेंसी बैंकों बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। आगे चलकर यही जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित होता है, यानी कि इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं वर्तमान में प्रेजेंट समय में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में किस सार्वजनिक क्षेत्र के भारत में किसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन आपका बी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। भारत में कौन सा कर राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है? तो राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाने वाला सबसे फेमस कर है शराब पर आबकारी शुल्क, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य सरकारों की अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान है उनमें से एक योगदान देता है शराब पर जो आबकारी शुल्क लगता है वो। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल भी आप देख सकते हैं। शराब पर जो आबकारी शुल्क है राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सी समिति, इसमें से उस समिति की आपको पहचान करनी है जिसने बैंकिंग क्षेत्रों में सुधारों से संबंधित अनुशंसा करी थी? तो आप लोग याद रखिएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए जो अनुशंसा यह करी गई थी नरसिम्हन समिति के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, नरसिम्हन समिति ने बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार करने की सिफारिश करी थी। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई व लागू की जाती है? तो आप लोग याद रखिएगा भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो मौद्रिक नीति है, यह बनाई जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? RBI के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा पंचवर्षीय योजनाओं को यानी कि जो 5 ईयर प्लान हमारे देश में चलाए जा रहे थे पहले, तो उनको अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन थी? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन आपका सी दिए गए प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जो स्थापना है पहली बार 2 अक्टूबर 1975 को करी गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1975 को। इस प्रश्न का डिटेल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारे देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं इनसे प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो सारी डिटेल आपके सामने मेंशन है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ग्रामीण बैंकों पर एम नरसिम्हन की अध्यक्षता में एक कार्य समूह का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण बैंकों की स्थापना आरंभ की गई थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये फैक्ट आपका इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। ये चीज़ आप भूलिएगा मत। राष्ट्रपति के ऑर्डिनेंस यानी कि राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा जो ग्रामीण बैंक हैं उनकी स्थापना करी गई थी। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में
डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो ये वाक्य ये जो आपके सामने दिया गया है राष्ट्रपति का अध्यादेश द्वारा, इसको आपको याद रखना है। तथा इनकी स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना आरआरबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। वहीं जो हमारे रीजनल रूरल बैंक हैं यानी कि ग्रामीण बैंक हैं, इनमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रवर्तक बैंकों की भागीदारी कितनी होती है? तो केंद्र सरकार के इनमें भागीदारी 50% होती है, 15% होती है राज्य सरकारों की भागीदारी और 35% होती है स्पॉन्सर्स यानी कि प्रवर्तक बैंकों की भागीदारी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, भागीदारी से ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो डिटेल मैंने आपको बताई है इसको कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेबी के एक्ट के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो सेबी का एक्ट है यह कब पारित किया गया था। सेबी से ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1992 में। राइट आंसर आपका है ऑप्शन बी। सेबी का जो अधिनियम है, सेबी का जो एक्ट है यह 1992 का है। इसकी डिटेल को आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेबी का पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। इसकी स्थापना करी गई थी 12 अप्रैल 1988 को और इसका जो अधिनियम है 30 जनवरी 1992 को पारित होता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है। स्थापना का वर्ष है 12 अप्रैल 1988, लेकिन इसका जो अधिनियम था यह 30 जनवरी 1992 को पारित होता है। मुख्यालय सेबी का मुंबई में है और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, माधवीपुरी बुच जो हैं ये वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष हैं। इसके अलावा ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सेनवैट क्या है? तो सेनवैट एक उत्पाद शुल्क है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेनवैट एक उत्पाद शुल्क का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे डिटेल में आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स जो है उत्पाद शुल्क से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, 7 अप्रैल 1860 को किसके द्वारा भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था? 7 अप्रैल 1860 को किसके द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सर जेम्स विल्सन के द्वारा। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। सर जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था 7 अप्रैल 1860 को। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, अनवरत योजना जिसको हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो आप लोग याद रखिएगा, रोलिंग प्लान को जनता पार्टी द्वारा बनाया गया था। जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को हराकर सरकार में आती है 1978 में। तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर रोलिंग प्लान को लागू किया जाता है। किस अवधि के लिए? तो 1978 से लेके 1983 की अवधि के लिए जो है जनता पार्टी ने रोलिंग योजना को, रोलिंग प्लान को लागू किया था। लेकिन 1980 तक जाते जाते जो जनता पार्टी है उसकी सरकार गिर जाती है और दोबारा से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है। तो 1980 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो इस अनवरत योजना को जो है 1980 में ही खत्म कर दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो चलती कब से कब तक है अनवरत योजना? तो यह चलती है 1978 से लेके 1980 तक चलती है, क्योंकि बीच में ही इसको कांग्रेस पार्टी ने बंद कर दिया था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, इसी कारण से। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। किस अवधि के लिए इसको लागू किया गया था? तो 1978 से लेके 1983 की अवधि के लिए लागू किया गया था, परंतु समय से पहले यानी कि 3 वर्ष पहले ही इसको जो है बंद कर दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा। जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई है उसको आपको याद रखना है। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनवरत योजना को किस पार्टी के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो जनता पार्टी के द्वारा अनवरत योजना को स्टार्ट किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत है किस वर्ष में की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2014 में। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 2014 में
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत करी गई थी? तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो घोषणा है नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से किया था, तथा इसे जो है लागू कब किया जाता है, शुरू कब किया जाता है, तो 28 अगस्त 2014 से इसकी शुरुआत होती थी। ये डेट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम होते हैं उनमें जो विनिवेश किया जाता है यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम मानते हैं जैसे एनटीपीसी हो गया, यह भारत सरकार का एक उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र का। तो इसमें जो है 100% हिस्सेदारी किसकी है? तो केंद्र सरकार की है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इसमें इसकी हिस्सेदारी में से कुछ शेयर, मान लीजिए 49% शेयर हो गया, जो है वह विनिवेश कर दिया यानी कि निजी कंपनियों को बेच दिया जाता है। तो उसी को हम बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है उनका कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनियों को बेच मतलब सेल कर देना, उसी को डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा। तो जी सार्वजनिक क्षेत्र में जो डिस इन्वेस्टमेंट होता है, जो विनिवेश होता है, उसको हम बोलते हैं निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो एग्जाम्पल मैंने दिया है इसको आप याद कर लीजिएगा। जो डिस इन्वेस्टमेंट किया जाता है यह एक प्रकार का प्राइवेटाइजेशन होता है यानी कि निजीकरण होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है भारतीय रिजर्व बैंक का, मतलब आरबीआई का लेखा वर्ष, यानी कि जुलाई से जून, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है लेखा वर्ष। तो यहाँ पे डिटेल को भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लेखा वर्ष है यह 1 जुलाई से 30 आपका जून तक होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आरबीआई की जो स्थापना है यह हिल्टन यंग आयोग की संतुष्टि पर की गई थी। आरबीआई का एक्ट है 1934 का। तो आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई, तथा आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है यह 1 जनवरी 1949 का होता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो आरबीआई है इसने वर्ष 1947 तक वर्मा यानी कि म्यांमार सरकार और वर्ष 1948 तक पाकिस्तान सरकार के बैंकर के रूप में भी काम किया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा आरबीआई की स्थापना के समय इसके पहले गवर्नर बनते हैं सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं जब आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है, राष्ट्रीयकरण हो जाता है, तो उस समय प्रथम भारतीय गवर्नर आरबीआई के बनते हैं सर सीडी देशमुख। तो दोनों ही आपको याद रखना है। राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय कौन बनते हैं? यहाँ पे भारतीय शब्द को ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख। वहीं वर्तमान की अगर हम बात करें तो हाल ही में एकदम लेटेस्ट में अपॉइंट किया गया है आरबीआई का नया गवर्नर किनको? तो संजय मल्होत्रा। तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा नए आरबीआई के गवर्नर बने हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है राष्ट्रीय आवास बैंक, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक यानी कि एनएचबी की जो स्थापना है कब करी गई थी? तो राष्ट्रीय आवास बैंक की जो स्थापना है डॉक्टर सी रंगराजन समिति की सिफारिश पर जुलाई 1988 में करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। सी रंगराजन की समिति की सिफारिश पर 1988 जुलाई में जो है जो राष्ट्रीय आवास बैंक हैं इनकी स्थापना करी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक का जो मुख्यालय है आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है भारत में करेंसी नोट किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा भारत में जो करेंसी नोट है यह कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त जो सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है 1 रुपए के नोट पर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट 32 प्रश्न आज हमने डिस्कस किए हैं इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा।
एक से दो बार अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो सारे प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के अन्य प्रश्नों को अन्य क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।